ये आज हम लोग स्टडी करते हैं ऋग्वैदिक काल के आर्यों की कबीला एवं परिवार। हम लोग को स्टडी करना है आर्यों की कबीला एवं परिवार। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक में परिवार कुल शब्द का उल्लेख नाम मात्र का उल्लेख मिलता है। आरंभिक वैदिक काल में परिवार को गृह शब्द से बार बार उल्लेखित किया गया है। कई परिवार मिलकर ग्राम या गोत्र तथा कई ग्राम मिलकर कबीले का निर्माण करते थे। कई परिवार मिलकर ग्राम या गोत्र तथा कई ग्राम मिलकर कबीले का निर्माण करते थे, जिसे जन कहा जाता था। व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की मूल आस्था अपनी जनजाति या कबीले के प्रति होती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितने बार हुआ है? 275 बार। परंतु जनपद या क्षेत्र शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। जनपद या क्षेत्र शब्द का प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ है। लोग जनजाति से जुड़े थे क्योंकि अभी तक न तो जमीन पर नियंत्रण था और न ही साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऋग्वेद में कबीले के लिए प्रयुक्त एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द विष है, जिसका उल्लेख वेद में 170 बार हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द है विष। कहाँ है आपका? ऋग्वेद में उल्लेख कितने बार हुआ है? वेद में 170 बार। बहुसंख्यक वैश्य वर्ग का उदय विष या जनजातीय लोगों से ही हुआ है। वैश्य वर्ग का उदय कहाँ से हुआ है? विष से ही हुआ। विष से या जनजातीय शब्द से हुआ है। परिवार संयुक्त होती थी। परिवार संयुक्त होता था। परिवार का मुखिया पिता होता था। कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी। परिवार में पिता माता गुरु बड़े और अतिथि का सत्कार करना 5 धार्मिक कर्तव्य माने जाते थे, जिसे पंच महायज्ञ कहा जाता था। पिता को पुत्र को दान अथवा बेचने का अधिकार प्राप्त था। पिता को पुत्र को दान अथवा बेचने का अधिकार प्राप्त था, परंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि पिता पुत्र का संबंध कट्टरवादी था। लोगों ने युद्ध लड़ने के लिए वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में बच्चों और मवेशियों की वृद्धि की इच्छा बार बार मिलता है, परंतु पुत्रियों के लिए ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। महिलाएं अपने पति के साथ सभाओं में भाग लेती थी और बलि चढ़ाती थी। ऋग्वेद में नियोग प्रथा अथवा ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख मिलता है, परंतु बाल विवाह के कोई उदाहरण नहीं मिलता है। ऋग्वेद में विवाह युग आयु 16 से 17 बताई गई है। ऋग्वेद में विवाह युग आयु 16 से 17 बताई गई है। सामाजिक या वर्ण व्यवस्था। सामाजिक या वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय भुजा से और वैश्य जंघा से, शूद्र पैर से। सामाजिक या वर्ण व्यवस्था उस समय का आर्यों का सामाजिक या वर्ण व्यवस्था किस तरह का था? ब्राह्मण कहाँ से? मुख से, क्षत्रिय भुजा से और वैश्य जंघा से, शूद्र पैर से। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। उस समय वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म था, धर्म नहीं था। ये बात याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म था, जो उत्तर वैदिक काल में जन्म हो गया था।
जो उत्तर वैदिक काल में जन्म हो गया था। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया गया है और ऐसा लगता है कि इंडो आर्यन भाषी श्वेत वर्ण के थे जबकि मूल निवासी श्याम वर्ण के। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया गया है। वर्ण शब्द के प्रयोग किसके लिए किया गया है? रंग के लिए। ऐसा लगता है कि जो इंडो आर्यन थे श्वेत वर्ण के थे जबकि मूल निवासी श्याम वर्ण के थे। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि व्यास के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि व्यास के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में मिलता है। आर्यों द्वारा दास और दस्यु पर विजय प्राप्त करने के बाद गुलामों जैसा व्यवहार किया, जिससे जनजाति में सामाजिक असमताएं पनपी। आर्यों द्वारा दास और दस्यु पर विजय प्राप्त करने के बाद गुलामों जैसा व्यवहार किया, जिससे जनजाति में सामाजिक असमताएं पनपी। जनजातीय प्रमुखों और पुजारियों ने लूट का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया और स्वाभाविक रूप से अपने रिश्तेदारों की तुलना में अधिक धनी हो गए। धीरे धीरे कबीलाई समाज तीन तीन वर्गों में विभक्त हो गए: योद्धा, पुरोहित वर्ग और आम जनता। धीरे धीरे कबीलाई समाज कितने वर्ग में विभक्त हो गए? 3 वर्ग में। कौन कौन? योद्धा, पुरोहित वर्ग और आम जनता। शूद्र वर्ग ऋग्वैदिक काल के अंत यानी कि उत्तर वैदिक काल में सामने आया। शूद्र वर्ग कब सामने आया? ऋग्वेद के अंतिम काल में, उत्तर वैदिक काल में सामने आया। ऋग्वैदिक काल में जाति या समाज 3 वर्गों का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। ऋग्वैदिक काल में जाति या समाज कितने वर्ग में थे? 3 वर्ग में, और कर्म के आधार पर निर्धारण होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर हुआ। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था कर्म के आधार पर था, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया वो जाति के आधार पर हो गया। जो कर्म के आधार पर था वो जाति के आधार पर हो गया। ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय पर आधारित भेदभाव शुरू हो गया। ऋग्वैदिक काल में व्यवसायों पर आधारित भेदभाव शुरू हो गया था। दासों का इस्तेमाल कृषि या अन्य उत्पादक गतिविधियों में सीधे नहीं किया जाता था। ऋग्वेद में एक ऐसे परिवार का उल्लेख है जिसमें एक सदस्य कहता है, मैं एक कवि हूँ, पिता वैद्य है और माता चक्की चलवाने वाली है। विभिन्न तरीके से जीवन यापन कर हम एक साथ रहते हैं। ऋग्वेद में एक ऐसे परिवार का उल्लेख है जिसमें एक सदस्य कहता है, मैं एक कवि हूँ, पिता वैद्य है और माता चक्की चलाने वाली है। विभिन्न तरीकों से जीवन यापन कर हम एक साथ रहते हैं। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऋग्वैदिक देवता। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिएगा। जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।